दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर एक बार के लिए आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। सुदेश भाई हमारे साथ में बैठे हुए हैं जो त्रिचीवाद चैनल चलाते हैं। हम दोनों आज इस कहानी को साझा रूप से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी एक 72 साल की बुजुर्ग महिला की होती है जो अचानक ही एक दिन दोपहर के 11 बजे अपने घर से गायब हो जाती है और लगभग 18 दिनों के बाद पुलिस इस मामले की गहराई तक पहुंच पाती है और जो खुलासा होता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग रह जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को सुनोगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार उस छोटी सी उम्र के बच्चे ने ऐसा क्यों किया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़, राहुल रावत, और साथ में आज सुदेश भाई भी हैं। तो आज हम साझा इस वीडियो को आगे आपके साथ प्रस्तुत करने वाले हैं। तो सुदेश भाई, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से 72 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में उसी का परपोता उसके साथ में इतना गलत काम कर जाता है, उसे इस दुनिया से विदा कर देता है। दोस्तों, क्या थी ये कहानी? जी राहुल भाई, कहानी ऐसी है, जोधपुर पड़ता है और जोधपुर के अंदर ये पड़ता है कौन सा है, ओसिया के चिराया गांव के अंदर ये घटना घटित होती है। बहुत ही बुरा हुआ है। सबसे पहले तो वो जो दादी थी वो गायब थी, तकरीबन 18 दिन से गायब थी। और अब जब दादी के ऊपर जो केस था वो खुला है, यानी कि पूरे पत्ते जब खुले हैं ना, तो मतलब जो सच्चाई निकल कर सामने आई है ना, उसने तो बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार ही कर दिया है। बिल्कुल। और एक तरह से रिश्तों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है ऐसी घटनाओं से। तो दोस्तों, ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में बता दूं। जो ये मामला है ये राजस्थान के जोधपुर के ओसिया के चिराया गांव का है। यहाँ पर 72 साल की चंपा बिश्नोई, जिसका परपोता होता है अजय कुमार, और अजय कुमार के घर पर ये 11 अक्टूबर को दोपहर के समय आती है। अजय कुमार के जो पापा हैं उनका नाम हप्पा राम होता है। हप्पा राम के घर पर ये बूढ़ी औरत आती है क्योंकि उसका वो बेटा होता है। तो यहां पर आने के बाद ये बुजुर्ग महिला अचानक से गायब हो जाती है। सभी घर वाले यहां पर ढूंढने में लग जाते हैं कि हमारी दादी गई कहां, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। जो यहां पर पोता होता है अक्षय कुमार, वो भी यहां पर घर वालों के साथ मिलकर अपनी दादी को ढूंढ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इस तरह से ढूंढ रहा होता है कि मानो जैसे भाई उसको कितना दर्द हो, दुख हो, जबकि कांड उस पोते ने ही किया था। और किस तरह से वो कांड किया था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर अब हम विश्लेषण करने वाले हैं। जैसे ये दादी, जिसका नाम होता है चंपा बिश्नोई, जो 72 साल की है, हप्पा राम के घर पर जाती है तो वहां पर अक्षय कुमार उनका लड़का क्या, उनका परपोता था इन दादी का। बिल्कुल। वह वहां पर अकेला था, वहां पर कोई और तो था नहीं। अब यह दादी जाती तो है हप्पा राम के घर पर, लेकिन वापस लौटकर आती नहीं और अब तक भी नहीं आई है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे दादी वहां पर जाती है तो राहुल भाई वहां से फिर वो गायब हो जाती हैं। फिर घर वाले ढूंढते हैं कि आखिर कहाँ गई, कैसे गई। फिर उनको ढूंढा जाता है, कहीं भी कोई अता पता नहीं लगता है। फिर पुलिस के अंदर FIR दर्ज की जाती है गुमशुदगी की। अब पुलिस के अंदर FIR दर्ज की जाती है कि भाई दादी 11 अक्टूबर को दोपहर 11-12 बजे तकरीबन गायब हुई थी। और अब वह FIR दर्ज की गई है तो पुलिस उसको ढूंढेगी। बिल्कुल। अब पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी। इसी जांच पड़ताल में होते होते राहुल भाई कितने दिन गुजर जाते हैं? 18 दिन गुजर जाते हैं इस केस को। अब 18 दिन गुजर चुके थे, लोग भी ये कह रहे थे कि भाई पुलिस से नहीं होगा, नहीं ढूंढा जाएगा, आखिर दादी गई तो गई कहाँ। सबको दुख था वहां पर राहुल भाई, क्योंकि वो बुजुर्ग औरत थी और सब दादी ही मानते थे उस इलाके में। बिल्कुल। तो 18 दिन जैसे गुजर जाते हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। भाई यहाँ पर गांव के अंदर कैमरे भी नहीं होते, CCTV कैमरे, जो पुलिस कहीं से ढूंढे या फिर कैमरों को निकाले कोई वीडियो, तो ये थोड़ा कठिन तो हो रहा था पुलिस के सामने। बिल्कुल। अब 18 दिन के बाद पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, जो भी उनका होता है कदम। तो इन सारे घर वालों के इनके ही फोन पुलिस वाले लेकर और उनकी जांच कर रहे थे। बिल्कुल। तभी फोन इस लड़के का भी लिया जाता है जिसका नाम होता है अक्षय कुमार, जो कि इस दादी का परपोता था। बिल्कुल। अब इसका फोन जब लिया जाता है तो उस फोन के अंदर कुछ ऐसी चीज पुलिस को मिलती है जिसमें पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। वो चीज क्या थी राहुल भाई?
वो चीज थी, उसमें कुछ गहनों के फोटो थे, जिसमें दादी के जो गहने होते जो दादी ने पहन रखे थे, उन्हीं गहनों के उस लड़के ने वो फोटोग्राफ खींचकर और उनको किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजा था, जिससे कि वो उनका सौदा कर सके। और फिर उसके बाद वो बड़ी ही सावधानी के साथ डिलीट कर दिए थे, लेकिन पुलिस उनको रिकवर कर लेती है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही पुलिस रिकवर कर लेती है, फोटो पुलिस को मिले थे, पहले तो पुलिस थोड़ा सा सख्त हुआ था उनको राहुल भाई। हाँ बिल्कुल सख्त, लेकिन इस बात को हल्के में ले रही थी कि भाई दादी है, अपने गहने दिखाए होंगे, फोटो खींच लिए होंगे पोते ने। लेकिन जैसी पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी तो वह लड़का वहां से भाग जाता है, गायब हो जाता है, बिल्कुल भाग जाता है। अब जैसे ये पोता अक्षय कुमार घर से भागता है, अब पुलिस का जो शक था ना, वो यकीन में बदल जाता है कि भाई मामला यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि और घर वाले रिपोर्ट लिखाने आ रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार भाई दादी का पता लगा या नहीं लगा, और ये एंड मौके पर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद फिर पुलिस लोकेशन वगैरह चेक करती राहुल भाई। बिल्कुल, फिर कहाँ तो ये वहां से सीधा मुंबई भागता है, और मुंबई से भी ये क्यों कि इसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो तेरी लोकेशन पुलिस पकड़ ले और तुझे पकड़ ले। उसके बाद दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली से फिर पटना चला जाता है। पटना के एक रेलवे स्टेशन पर एक टोपी पहन के ये बैठा होता है, और वहां पर पुलिस आती है और पुलिस इसे धर दबोच लेती है। और उसके बाद जब इसकी खातिरदारी करती है सुदेश भाई, तो ये सारा मामला उगल के सामने आता है। तो क्या मामला ये बताता है? मामला ये था जैसे कि इसकी पिटाई लगाई जाती है पुलिस के द्वारा भाई, वो तो मुर्दों में भी जान डाल देती है पुलिस एक बार। जब अपनी कार्रवाई अपने ढंग से करती है, तो जब इसकी खातिरदारी की जाती है तो एकदम से ये तोते की तरह पटर पटर बोलने लगता है। यह कहता है साहब मैंने ही अपनी दादी को इस दुनिया से मिटाया, यानी कि मैंने ही अपनी दादी की हत्या की है जी। अब यह मामला जब पुलिस सुनती है तो पूछती है पूरा राज बताओ कैसे की है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो यह पुलिस के सामने पूरा राज बताता है। यह बताता है कि इसको ऑनलाइन गेमिंग करने की आदत थी। तो ये ऑनलाइन गेम खेला करता था दोस्तों, जो कि बहुत ही खराब चीज है। आजकल सरकार ने उस पर बैन लगा दिया है। ज्यादातर जो ऑनलाइन गेमिंग है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ गेम अभी भी ऐसे हैं जो ऑनलाइन चले हुए हैं, जिनमें छोटी उम्र के बच्चों को ऐसी लत लग जाती है जिसकी वजह से वो अपने घर का नहीं पूरे परिवार का नाश कर देते हैं। और दोस्तों एक बात और बताना चाहते हैं, वो पर्सनल हमारी है। हम और राहुल भाई तकरीबन 6-7 साल से काम कर रहे होंगे यूट्यूब पर। हम दोनों भाइयों ने आज तक किसी भी गैम्बलिंग ऐप का कोई प्रमोशन नहीं किया है ना, कभी नहीं किया। और हमारे पास बहुत सारे ऑफर भी आते हैं ऐसी बिल्कुल ऐसी ऐप को प्रमोट करने के लिए। नहीं, ये तो गलत चीज है। हमें पैसा नहीं चाहिए भैया। जिन चीजों से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं या फिर कोई ऐसी समाज के अंदर बुराई आती है, हम बिल्कुल नहीं करते। नहीं। तो ये तो थी हमारी जो पर्सनल व्यक्तिगत बात, और आज हमने कही दी। हम कहते नहीं थे इन चीजों को। तो उसके बाद वह बताता है कि गेम खेलने का मैं आदी था, जुआ भी खेलता था, नशेड़ी भी था। वो नशा करने की लत थी, और इस चक्कर में रोज पैसे लगाता, रोज हार जाता। उसको लग रहा था कि घर में बैठे बैठे मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बिल्कुल। 1 रुपया 49 रुपए की जो टीम बना करके। इसमें सुदेश जी 1 मिनट के मैं रोकना चाहता हूं आपको दोस्तों। इसमें होता क्या है, इसमें कच्चा लालच लोगों को दिखाया जाता है, और वो कच्चा लालच होता ये है कि आपको एक बार थोड़ा सा पैसा जिता दिया जाता है। कोई भी गेम है, आपको उसमें थोड़ा सा ना पैसा जिता दिया जाएगा, और उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा गेम है, इसमें तो बहुत पैसा हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ अलग ही होती है। इसमें से कोई भी आज तक करोड़पति नहीं बना, ना ही कोई जीत पाया। ये सब वहम है, और ये हम लोगों को लूटने की एक साजिश है दोस्तों। इससे बचना जरूर चाहिए। और इसी वहम का शिकार वो लड़का हो रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर वो बताता है कि 11 अक्टूबर को उसके पास बैट लगाने के लिए पैसे नहीं थे। गेम में जो पैसे वगैरह लगाने पड़ते हैं। अब वो सोच रहा था कि कहाँ से पैसे आए, और नशे वगैरह का जुगाड़ करना था उसको। तभी ये जो दादी होती है चंपा बिश्नोई, उसके घर पर आ जाती है मिलने जुलने के लिए अपने परिवार में। बिल्कुल। अब इसके घर पर कोई था नहीं, तो इसको यहाँ पर मौका दिखता है, क्योंकि दादी ने बहुत सारे गहने पहने हुए थे। आपको पता होगा पुरानी जो बूढ़ी बड़ी होती हैं वो बहुत सारे गहने पहन कर चलती हैं। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये पीछे से एक रॉड लेता है। ये समझ जाता है कि भाई अब दादी को खत्म कर दूंगा, और गहने जो हैं उनको लेकर के और अपना बैट लगाऊंगा। बिल्कुल। पीछे से रॉड से दादी के सिर में वार करता है। दादी तुरंत वहीं मौके पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह उसके गहने उतारता है, और शर्म तो देखिए दोस्तों, बेशर्मी का हद। उस दादी के जेब में 3500 रुपए रखे थे, उनको भी निकाल ले जाता है। बिल्कुल। यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ता है। और दादी को जैसे इसने वार किया था तो वहां पर ब्लड पड़ा हुआ था, उसको साफ करता है। दादी को घसीट करके एक पीछे वाला कमरा, एक घर के पीछे ऐसे कमरे होते हैं। बिल्कुल। ये खेतों में घर थे ज्यादातर, तो वहां पर ऐसे पड़े रहते हैं, भाई पड़ा है ठीक है बना
बना रहेगा, उस कमरे के अंदर दादी की डेड बॉडी को डाल दिया जाता है। बिल्कुल। और बाहर से सांकल लगा दी जाती है। अब वो घर वाले दादी को ढूंढ रहे हैं और यह भी दादी को ढूंढने के लिए उनके साथ, बिल्कुल ये उनके ऐसे साथ में था कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल साथ में उनके ढूंढता है और पुलिस के पास भी जाते हैं, तब भी ये लड़का उनके साथ जाता है कि ठीक है ऐसा ही हुआ है। और उसके बाद रात को इसकी समझ में आता है कि यार दादी की जो डेड बॉडी उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक लोहे की चारपाई होती है इनके घर में, उस चारपाई पर दादी की डेड बॉडी को रखता है और उसे खींचकर खेतों तक लेकर जाता है। खेत पड़ोस में ही होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते, लेकिन खींच कर लेकर जाता है। कितनी हैवानियत होगी उस, मतलब रात के समय। और जबकि कहा यहां तक जाता है कि रात के समय डेड बॉडी खड़ी हो जाती है। हाँ। ये डर भी शायद किसी बुजुर्ग ने इसको बताया भी होगा, लेकिन वो डर भी इसके अंदर नहीं था। डर बिल्कुल भी नहीं। रात के 12 बजे डेड बॉडी को घसीटता, वो खेतों में ले जा रहा है, खेतों में ले जाता है, वहां जाकर गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में इस डेड बॉडी को डालकर ऊपर से पत्थर भर देता है। और फिर रात को ही जो इसके निशान वहां पर बने थे चारपाई के, उन सारे निशानों को मिटाता हुआ आता है। चारपाई को खुद अपने कंधे पर रखकर उसे घर लाकर ऐसे ही खड़ी कर देता है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद जो वहां पर खून के धब्बे वगैरह लगे होते हैं उन सबको साफ कर देता है। दोस्तों कितनी हिम्मत इसके अंदर, ये तो देखिए इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से, एक जुनून इसके अंदर। अगर इतना जुनून किसी काम को करने में लगता, किसी खेल में लगाता इतना जुनून, तो आज ये मेडल लेकर आता। लेकिन इसने तो जुनून लगाया एक गलत नेगेटिव थिंग में, और वहां पर इसने ऐसा गलत काम कर दिया, अपनी 72 साल की बुजुर्ग दादी को इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों हुआ तो बहुत बुरा है। अब उसके बाद पुलिस इसको पकड़ती है और इसके खिलाफ कार्यवाही फिलहाल चल रही है। बिल्कुल। तो लेकिन एक जुए की लत के कारण एक औरत की जान चली गई, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, बहुत गलत हुआ। इन चीजों में जो लोग पड़ जाते हैं ना, उनको ना रिश्ते दिखते हैं, ना वो समाज को देखते हैं, ना ही अपने शरीर का ख्याल होता है। सिर्फ पैसे हो या फिर नशे की लत हो, इन चीजों को। दोस्तों इस वीडियो को हम दोनों ने साझा बनाया है इसलिए कि आप लोग, हमारे जो फॉलोवर हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, सभी एक ही हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे गेमों से अपने आप को बचा कर रखा जाए, अपने बच्चों को ऐसे गेमों से दूर रखा जाए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी आप लोग साझा करके जाएं, क्योंकि ये जो यहाँ पर इस तरह की लत है, ये भी एक प्रकार से नशा ही है। गेम खेलने का भी नशा है, बहुत बुरी लत है। अगर ऐसी लत किसी को पड़ जाए तो ना वो अपने माँ को देखेगा, ना अपने पिता को देखेगा, ना बहन को, ना भाई को, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। सुदेश भाई बिल्कुल कुछ भी कर सकता है राहुल भाई, क्योंकि इसकी लत इतनी भयंकर होती है। तो आज आप लोगों के सामने हमने एक ये जो प्रोग्राम था, सच्ची घटना थी राजस्थान के जोधपुर, और जहां पर एक निर्दोष महिला की हत्या कर दी गई उसी के परपोते के द्वारा। बिल्कुल। और जो अभी और जीती 2-4 साल या 10-20 साल, बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही, जो कि बहुत गलत है। और सिर्फ ये हुआ है जुए की लत के कारण और नशे की लत के कारण। तो ऐसा ना करें। कोई भी बच्चे अगर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ संभल जाएं, इन जुए वगैरह या फिर फ़ोन के अंदर गेम खेलने से बिल्कुल दूर रहें, वरना बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। बिल्कुल। कब दिमाग घूम जाए राहुल भाई, बिल्कुल इसमें कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हमारा दोनों का जो साझा हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो स्पष्ट है। आप लोगों तक हमें यही पहुंचाना है कि ऐसी बुराइयों से अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, और अपने समाज को भी बचाना है। हम तभी सुरक्षित रह पाएंगे जब हमारा आसपास सुरक्षित होगा, हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारा घर परिवार सुरक्षित होगा। सबसे पहले अपने घर को सुरक्षित बनाइए, उसके बाद अपने मोहल्ले को सुरक्षित बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। सबसे पहली जो हमारी सीढ़ी है वो हमारे घर को सुरक्षित करने की है। अगर हमारा घर सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरे किसी व्यक्ति से भी ये नहीं कह सकते कि आप सुरक्षित हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह था आज हमारा प्रोग्राम, और अब इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे। हम दोनों बैठे हुए थे, हमने सोचा कि दर्शक जब एक हैं तो हम भी बैठ करके ये खबर यहाँ पर दे देते हैं, तो इसीलिए हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। तो इसको देखिएगा दोस्तों, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ये बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ी के लिए। तो अगला वीडियो राहुल भाई फिर से लेकर आएंगे। हाँ, बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।